नमस्कार। नमस्कार, मैं पंचदेव शुक्ला दिल्ली से। अभी महाराज जी प्रणाम। अभी मैं गुरु शिरोमणि आचार्य ज्ञानी महात्मा स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज के निर्देशानुसार आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। महाराज जी का आदेश आया था कि आज की जो चिकित्सकीय घटनाएं हैं, जो चिकित्सा में आज हो रहा है, उसके बारे में कुछ चर्चा किया जाए। महाराज जी, आपके आदेश से मैं शुरू कर चुका हूँ। आपका आशीर्वाद, आपको साष्टांग प्रणाम। आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम पे बना रहे। श्री पी श्रीवास्तव जी, आपको नमस्कार। महाराज जी का आप सभी श्रोतागणों को मैं बता दूं, महाराज जी का आदेश आया था। महाराज जी के एक सेवक के रूप में मैं रहता हूं उनके सानिध्य में, और दिल्ली में रहता हूं। चिकित्सा विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। खैर, मेरा जो चिकित्सा में जो मेरा रोल है, जिस पद पे या जिस तरीके से, जिस रूप से मैं आंशिक योगदान करता हूं चिकित्सा में, वो प्रबंधकीय है। प्रबंधन के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं पिछले 12-13 सालों से। महाराज जी का आशीर्वाद है मुझ पर, और हुआ कि जो है इसके बारे में कुछ बातें हों। आज इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जो समय है कोरोना का, बहुत ही कठिन दौर चल रहा है। देश विपत्ति से जूझ रहा है। ये एक प्रकार की ऐसी विपत्ति है, माफ़ करें, मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा। मुझे ये नहीं मालूम है कि किस तरह से फ़ोन को साइलेंट किया जाता है ताकि किसी का फ़ोन न लिया जाए इस लाइव फेसबुक लाइव के दौरान। मैं इससे पहले भी अपने पेज से कई बार लाइव करता रहता हूं, और चिकित्सा को लेकर के बहुत ही गंभीर विषयों पर मैंने इससे पहले भी चर्चाएं की हैं। मैं ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हूं, ना ही तो क्लिनिकल हूं। दोनों चीज़ें नहीं हैं। मैं इतिहास पे ज्ञान नहीं डाल सकता, इतिहास हमारा विषय नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो चिकित्सा के साथ, जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है, और जिस तरह से चिकित्सकीय व्यवस्था को लागू किया गया है, उस पे जो हमें अनुभव है चिकित्सा में काम करते हुए, उस पे अपने विचार हम ज़रूर रख सकते हैं। चिकित्सा का जो हमारा इतिहास रहा है, वो लोग कहते हैं, आज की मान्यता के हिसाब से आप चलें, जो चिकित्सा का जो लोग मानते हैं कि हम यूरोप के ऊपर पूरी तरह से चिकित्सकीय कर्मों पे निर्भर हैं। ऐसा नहीं है। चिकित्सा का जनक ही भारत है। चिकित्सा की उत्पत्ति ही भारत से हुई है। मैं किसी बड़े विद्वान को सुन रहा था, उनका ये कहना था कि चिकित्सा एक ऐसा विषय है, लोग कहते हैं कि हमने जा करके जो है चिकित्सा को, हम यूरोप से और इन सब चीज़ों की वजह से जो है आप चिकित्सा के रूप में हम मजबूत हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। विद्वान महापुरुष ये बता रहे थे कि जब हम इतने भरे पूरे होते हैं, जब इतने मजबूत होते हैं हम, तो हमारे ऊपर लोगों की दृष्टि पड़ती है।
भारत पर हमेशा ही आक्रमण हुए हैं और भारत पे बाहर से लोगों ने आकर के आधिपत्य जमाने की कोशिश की है। वो इसलिए नहीं कि हम गरीब रहे हैं, हम अज्ञानी रहे हैं, वो इसलिए नहीं हुआ है। हम संसाधनों से विमुक्त रहे हैं, इसलिए नहीं हुआ है। वो इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे पास ज्ञान था, हमारे पास संसाधन थे और हम सोने की चिड़िया थे। लोग बाहर से आते थे और हमें लूट के जाते थे। लूटने तो कोई गरीब को जाएगा नहीं। इसलिए यह जो लुटेरे, जो मुगल के रूप में, जो मंगोल के रूप में हमारे पास आए, हमारी पद्धतियों को ले गए, हमारी चिकित्सा पद्धति, हमारी और सारी ऐतिहासिक पद्धतियाँ, हम और रहने का जो अपना एक तरीका है वो जीवन का, वो जो ले गए, वो यहाँ से ले गए। और यहाँ से ले जाने के बाद उन्होंने उसका विस्तार अपने यहाँ किया और वो उसको अपना कहने लगे। क्योंकि हमारे के यहाँ राज की व्यवस्थाएं थीं, राजकीय घरानों की व्यवस्थाएं थीं, एक दूसरे में सामंजस्य की थोड़ी कमी थी, जिस वजह से हम उसको यहाँ पे विकसित नहीं कर पाए। अब आते हैं कोरोना पे। महाराज जी का विशेष आदेश था कोरोना के ऊपर बात करना है। कोरोना के आज के डेट में वैश्विक महामारी हो गई है। पूरे विश्व से लेकर के पूरे चाइना, यूरोप के जितने भी देश हैं, सब आज के डेट में, आज के समय में सब जो है इस महामारी से पीड़ित हैं। भारत का अभी जो कंट्रोल है मित्रों, वो निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय है, लेकिन इसमें हमारी जिम्मेदारी उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसका मेरा मानना है, ये मित्रों, ये मेरा मानना है कि जिसका हम जो है पालन नहीं कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों का। पुरातन शैली जो हमारी थी वो पूर्ण रूप से आयुर्वेद पे, होम्योपैथ पे, यूनानी प्रक्रियाओं पे डिपेंड थी। उसकी वजह से जो वो बीमारियों की जो दवाएं जो उसकी वो तब दी जाती थीं, ऐसा किताबों में भी लिखा हुआ है कि वो प्राकृतिक तौर पर जो है हमारी चिकित्सा करते थे। जो प्रकृति के तौर पर आपने देखा होगा, जो आज के भी समय में हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी जा कर के बाहर से अपनी चिकित्सा करवा के आए थे। आप लोगों को मालूम होगा, मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं जाऊंगा। वो भी एक प्राकृतिक चिकित्सा है। खुद तो प्राकृतिक, हमारे राजनेता बड़े ही चालू हैं, खुद तो प्राकृतिक चिकित्साओं का लाभ लेते हैं, लेकिन जब वही बात होती है जनता के लिए करने की, तो तमाम कारण उसके लिए गिनाए जाते हैं, क्योंकि जनता तो सक्षम नहीं है। कंट्रोल तो सरकार के हाथ में है। मैं महाराज जी को सवेरे सुन रहा था, महाराज जी जैसा कि बनारस के बारे में बोल रहे थे, तो जनता क्या कर सकती है? जनता सिवाय सरकार से लड़ने के कुछ नहीं कर सकती। और सरकार में भी कौन है? हम ही आप में से कोई लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं। मैं कभी कभी बड़ा इस बात पे सोचता हूँ मित्रों कि आखिर उस जगह पे बैठने के बाद हमारी मनोस्थिति कैसे बदल जाती है। हम क्यों नहीं सोच पाते हैं कि हमें अपनी प्रकृति के बारे में सोचना चाहिए? हम क्यों नहीं सोच पाते हैं कि हमें गांव के बारे में सोचना चाहिए? हमें क्यों नहीं सोच पाते हैं कि हमें अपने सनातन धर्म के बारे में सोचना चाहिए? सारे धर्मों की जहाँ से उपज हुई है, सारे धर्म नहीं, धर्म तो एक ही है सनातन, सारे संप्रदायों की जहाँ से उपज हुई है, पंथों की जहाँ से उपज हुई है, वो हमारा जो गर्व है, जो सनातन, उसके बारे में कोई नहीं सोचता, सरकारें नहीं सोचती। जहाँ से हमारी समस्याओं का निदान आ सकता है, उसके बारे में सरकारें नहीं सोचती। खैर, जो भी है, हम आते हैं इस मुद्दे पर। आज सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोना ने लिया तो बहुत कुछ है, ले रहा है हमसे, लेकिन दे भी बहुत कुछ रहा है। दे क्या रहा है? हमें
पीछे भविष्य जो हमारा हमने पास्ट में जो छोड़ दिया है, जो भूतकाल में हमने छोड़ दिया है, उसके बारे में सोचने के लिए वो बोल रहा है। हमने अपनी सनातन परंपरा छोड़ दी है। सनातनी परंपरा के साथ साथ उसके सनातन से उपजे हुए गुण लाभ जो थे शारीरिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, उसको हमने छोड़ दिया है। समय है उसको ग्रहण करने का। नीम के पेड़ गांव में आज के दौर में आप नीम का पेड़ ढूंढिए, नहीं मिलेगा। महुआ का पेड़ ढूंढिए, नहीं मिलेगा। ये सारे पेड़ यदि आप ढूंढिए जिनसे हमें जो है लाभदायक जो है औषधियाँ मिलती थीं, वो पेड़ आज के डेट में, आज के समय में गांव में आप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। दिल्ली की सड़कों पे मैं घूमता हूँ, ऐसे ऐसे पौधे दिखाई देते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। मैंने कभी किसी से पूछा कि भैया इन मूल्यों, ये जो पेड़ दिख रहे हैं, इनको किसने लगवाया और किस पर्पज, किस उद्देश्य से लगवाया? तो हमसे किसी सज्जन ने, बहुत बड़े ही व्यक्ति ने बताया कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और नेहरू, क्या नाम है, राजीव गांधी विदेश घूमने जाते थे तो वहाँ पे छोटे छोटे पौधे देखते थे और उनके मन में वो बड़ा देखने में अच्छा लगता था और उसको वो वहाँ से ले आए और वहाँ यहाँ पे ले आकर के उन्होंने अपनी माताजी के थ्रू यहाँ पे लगवाना शुरू कर दिया। इस बात में कितनी सच्चाई है मित्रों, मैं इसके पीछे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सत्य तो कुछ है। आखिर में ऐसे पौधों ने हमारे आगे पीछे कैसे अपनी उत्पत्ति कर ली जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान नहीं है। हमारी औषधियों से युक्त जो पेड़ पौधे थे वो कहाँ चले गए? वो कहाँ हैं? गांव में भी नहीं दिखते हैं। गांव में भी लोग काटना शुरू कर दिए हैं। प्रकृति का दोहन शुरू है। मैं आप लोगों से एक बात साझा कर रहा हूँ। पिछले दिनों जब मैं गांव गया था तो मैंने गांव के लोगों के सामने एक प्रपोजल रखा था, क्यों ना हम गांव के मेड़ों पे, जो खेतों की मेड़े हैं, उस पे पौधे लगाएं और ऐसे पौधे लगाएं जो ऊपर तक जाएं। लोगों का कहना था कि पौधे तो हम लगा देंगे, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार उसे काटने का आदेश नहीं देगी। तो फिर हमारी ये संरचना फिर कैसे, हमारे ये चैनल कैसे चलेगा? जब हम पौधे लगाएंगे नहीं, हमें उसे काटने का अधिकार नहीं मिलेगा, स्वतः अधिकार नहीं मिलेगा, हम हर बात के लिए सरकार पे डिपेंड रहेंगे, फिर कैसे मिलेगा? बदलाव तो संभव नहीं है। केवल हमारे प्रधानमंत्री आएँ, बोल के चले जाएं, एक पार्टी विशेष के लोग केवल उनकी बात को समझें और सुने और माने, तो इससे तो हमारा जो कल्याण होना है वो असंभव है। कुल मिलाकर के इस कोरोना काल में, जब कोरोना के आज के समय में, मैं मित्रों अब एक दूसरी तरफ आप लोगों की बात को ले जाऊंगा। मैं एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हूं। मैं बड़े ही दुख के साथ आप लोगों से कह रहा हूं कि जो लोग भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आज के समय में आम जनमानस के व्यवहार से बहुत दुखी हैं। आम जनमानस में कुछ एक लोगों को छोड़ दिया जाए तो 60 से 70% लोगों से के व्यवहार से चिकित्सा जगत के लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि इस बीमारी की गंभीरता को प्रधानमंत्री से लेकर के हमारे बड़े बड़े विद्वान, महाराज जी, स्वामी जी के जैसे और भी बहुत सारे विद्वान, चिकित्सा से जगत से जुड़े हुए डॉक्टर्स, विद्वान, सब लोग इस बीमारी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोगों ने तो इस बीमारी को, कुछ लोगों ने एक वो बना लिया है, जैसे हर बात को मीडिया में ही उठा लिया जाए, एक्सपोज कितना कर लिया जाए खुद को, ऐसा बना लिया है। समाज सेवा के नाम पे सड़कों पे लोग भीड़ लगाते हैं। सड़कों पे भीड़, खाने के नाम पे खाना बनवा करके बंटवा रहे हैं, सड़कों पे भीड़ लगी हुई है। 10 लोग निकल करके घर से आ रहे हैं, क्या कोरोना एक दूसरे में नहीं फैलेगा? दारू की दुकान खोल करके उस पे सैकड़ों लोगों की भीड़ बनवा रहे हैं, क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा?
सरकार छूट दे रही है, यदि सरकार भी ये छूट ही दे रही है और सरकार आपको ये भी बता रही है कि इस चीज़ से कितना नुकसान है, तो हमारी क्या व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उस चीज़ को समझें? आप यहाँ पे हो रहे हैं इन्फेक्टेड, और अस्पताल में जब आप जा रहे हैं तो आप ही से अस्पताल के कर्मचारी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। वो कहाँ तक आपकी सेवा करेंगे? आज जब देश के ऊपर विकट परिस्थिति आई है तो अस्पताल वालों की, पुलिस वालों की और तमाम तरह से जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनका बहुत मान सम्मान करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन असली मान सम्मान ये है कि जो भी कोरोना के लिए नियम बताए गए हैं उसका हम पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजेशन का पालन करें, घर को साफ सुथरा रखें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें। कोई भी सामान यदि हम छूते हैं जो बाहर से है तो उसके बाद हम साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइजेशन से जो हमारे पास जो अल्कोहल युक्त सैनिटाइज है उससे हम सैनिटाइजेशन करें अपना। ये सारी चीज़ों का पालन हमको करना चाहिए। जो सबसे बड़ा विषय है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग। अभी आज तक मैं अपने अनुभव के आधार पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी आज तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मैंने नहीं देखा लगभग 10% से ज़्यादा लोगों को। 10% से ज़्यादा लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं दिखते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर निकलिए, भीड़ लगा के लोग, जब अभी आप लोगों ने जिसका उदाहरण आप लोगों ने देख लिया होगा, अभी जो शराब की दुकानों पे अभी फिलहाल में जो सरकार के उससे हुआ है, हम इससे नहीं कर सकते। हमको अपने प्राकृतिक जो पुरातन जो हमारे प्राचीन नियम हैं उसके ऊपर हमें चलना पड़ेगा। हमें हाथ मिलाने से दूर रहना होगा। एक चीज़ तो है, एक चीज़ मैंने परिवर्तन देखा है जो मैं आपसे साझा कर सकता हूँ। हाथ मिलाना अब लगभग सब बंद हो गया है। जिस तरह हाथ मिलाना बंद हो गया है उसी तरह से यदि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो जाए, तो दूर से बात करने की जो प्रथा है वो यदि चालू हो जाए तो इस बीमारी में हमको और भी लाभ मिलेगा। खाने पीने की शैली पे आइए। हमारे परिवार में, हमारे घर में अंदर ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम खा करके, जिनको हम पी करके खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे प्राचीन काल में क्या होता था, पेड़ पौधों से, जो हमारे औषधीय पेड़ पौधे थे, उनसे औषधियाँ ले आकर के उनके घर में काढ़ा बनाकर पिया जाता था। काढ़े का इस्तेमाल आज भी बहुत लोग करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन काढ़ा पीजिए, उसका इस्तेमाल बराबर कीजिए। दिन में 3 से 4 बार 5 बार गर्म पानी का प्रयोग कीजिए, जिससे गला जो है आपका हमेशा साफ रहे, क्योंकि कोरोना सबसे पहला जो वार करता है वो गला पर ही करता है। तो इन सब परिस्थितियों से चलते हुए और आपको जो है पूरा प्राचीन चिकित्सा पद्धति को अपनाते हुए आगे बढ़ना है, तभी जा कर के हम जो है इस कोरोना से लड़ाई जीत सकते हैं। हमारी आप ही के फेसबुक पे, आप ही के इस पेज पे हमने एक दिन सुना था, एक इस शंकराचार्य परिषद की महिला सदस्य हैं, नाम तो मुझे याद नहीं है, उन्होंने बताया था किचन के बारे में कि हमारे रसोई घर में ही इतनी सारी चीज़ें हैं, हल्दी है, दालचीनी है, ऐसी तमाम औषधियाँ हैं जिनको, शहद है, नींबू है, जिनको हम तमाम चीज़ों से हम अपने शरीर की जो है क्षमता को इस लायक बना सकते हैं कि हम रोगों से लड़ सकें। और मैं आपको चिकित्सा पद्धति के बारे में एक बड़ी अच्छी जानकारी दे दूं। जितनी भी हमारी चिकित्सा पद्धतियां रही हैं उसमें एक चिकित्सा पद्धति रही है जिसका नाम रहा है रोगाहार, क्यूरेटिव। कैसे हम बच सकते हैं, वो चिकित्सा पद्धति हमारे बीच रही है। और उस प्रिवेंटिव चिकित्सा पद्धति से, प्रिवेंटिव थेरेपी के द्वारा ही
हम अपने आप को आज बचा सकते हैं। प्रिवेंटिव के लिए हमें अपने घर में जो भी हम काढ़ा बनाते हैं, चाय बनाते हैं, उसमें भी हमें नींबू का उपयोग करना है। चाय कोशिश कीजिए दूध की ज़्यादा, ब्लैक टी का ज़्यादा जो है, जो काला चाय होता है, ब्लैक टी बोलते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन हो, जिसमें काली मिर्च, गोल मिर्च जिसको बोलते हैं, मेरे अस्पताल का अनुभव स्वामी जी, चूँकि मैं क्षमा चाहूँगा, मैं निजी तौर पर अपने अस्पताल के बारे में मैं डिस्कशन नहीं कर सकता। हाँ, जो अनुभव है वो आपसे साझा कर सकता हूँ। आज हम लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है महाराज जी, मैं आपको बता नहीं सकता, डरे हुए हैं हम लोग। मरीज आते हैं, मैंने क्यों बोला, आप लोग मेरी बात को अन्यथा न लीजिएगा, मैंने क्यों बोला कि आजकल लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। मरीज आते हैं जब हम लोगों के सामने, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उनसे दूर रहें। कोई मरीज ये नहीं कोशिश करता है कि बहुत 30 to 35% मरीज ये कोशिश करते हैं कि हम दूर से बात करें। आजकल जो ये प्रचलन चल गया है कि हर बात को बहुत धीरे से और कान में कहना है, इससे इस बीमारी में यह बहुत बड़ी समस्या है। जब मैं पहले बोला करता था तो हमारी आवाज़ को थोड़ी दूर के लोग भी सुन लेते थे। मैं इत्मीनान से बताऊं, तब लोग मुझे कहते थे कि आप अपनी आवाज़ को थोड़ी धीमी कीजिए। आज वही लोग मुझसे कहते हैं आप दूर से बात कीजिए। जी महाराज जी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। मैं जहाँ भी हूँ वहाँ पे कोई कोरोना का मरीज़ नहीं है अभी फ़िलहाल में, और कोरोना वहाँ पे उस अस्पताल में, जिस अस्पताल में मैं हूँ, वहाँ सबसे पहले जो विदेशी मूल के पेशेंट आए थे हमारे कोरोना के, वो सारे पेशेंट हमारे ठीक होके गए। और अभी भी वहाँ पे जो भी पेशेंट वहाँ से इलाज ले रहे हैं वो सारे के सारे ठीक हो रहे हैं। अभी एक भी मोर्टालिटी हमारे यहाँ नहीं है, इस तरह की कोई घटना हमारे अस्पताल में नहीं है। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ सरकार से भी और आप सबसे भी, जो आप अपनी आवाज़ को उठाइए। जब महाराज जी ने इस तरफ बात को छेड़ दिया है तो मैं उसकी तरफ बात ले जाऊँगा। मैं बड़े ही विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे अस्पताल है, दिल्ली के जो निजी अस्पताल हैं, अपोलो है, फोर्टिस है, मेदांता है, मैक्स है, इस प्रकार के जो नए समय के सारे संयंत्रों से सुसज्जित जो अस्पताल हैं, इस तरह से गवर्नमेंट में अस्पताल हमने बहुत कम देखे हैं। और आज सरकार ये कह रही है कि केवल गवर्नमेंट में ही इनका इलाज होगा, ये नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसे 2-4 बड़े अस्पतालों को सरकार को अपने अधीन लेना चाहिए और अपने अधीन ले करके और उसमें जो है लोगों को जो है चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए। सरकारी अस्पतालों के विषय में हम भी जाते हैं, सरकारी अस्पताल में हम भी जानते हैं, आप सभी भी लोग भी जानते हैं, अधिकतर लोग जानते हैं, हमारा गरीब वर्ग जहां इस बीमारी की मार सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है वो सबसे ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में जाता है। सरकारी अस्पतालों के ऊपर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह हमारे राजनेताओं ने सिस्टम को करप्ट किया है, सरकारी अस्पताल इस लायक नहीं है कि इस बीमारी में किसी भी मरीज़ को 10 दिन और 15 दिन तक इलाज दे पाएँ। ये मैं अपना पूर्णतः विश्वास जता के कह रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये मैं बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। मरीजों के अनुभव जो हमसे बात प्राप्त हो रहे हैं उसको भी, उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ। हमारे पास कई सारे ऐसे मैसेजेस हैं जिनको मैं साझा नहीं कर सकता किसी से, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ, यदि कोरोना के मरीज़ को एक कमरे में केवल लिटा के आपको रखना है 14 दिन, तो फिर उसको अस्पताल भेजने से वो तो अपने घर में भी रह जाएगा। ज़रूरी है उसको जीवन रक्षक प्रणाली की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की समस्या एज इट इज़, बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर की समस्या नहीं है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में, उन अस्पतालों को सरकार कह रही है कि वहाँ इलाज हो जाएगा जहाँ सालों सालों तक ऑपरेशन की डेट मिलती है। किस आधार पे कह रही है सरकार? जनता से क्या छुपा रही है सरकार? मैं किसी एक के बारे में नहीं कह रहा हूँ। हमारे जो दिल्ली है, देश की राजधानी,
ये दिल्ली देश की राजधानी सब ये कहा जाता है कि ये सभी मायनों में सुसज्जित है। यहाँ पे चाहे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कहिए या चिकित्सा की सुविधा कहिए, एजुकेशन की सुविधा कहिए, वो हमारे विश्व जो है वर्ल्ड लेवल पे हमारे यहाँ है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ऐसा क्या है, ये क्या हो गया, उसके बावजूद भी ऐसा क्या है कि आज हमारे केसेज लगातार बढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने लगातार कहा हम रैपिड टेस्ट करेंगे, रैपिड टेस्ट का कोई नामो निशान नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कहा हम घर घर खाना पहुंचाएंगे, भोजन पहुंचाएंगे, राशन पहुंचाएंगे, इसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। किसी ने आके नहीं पूछा कॉलोनी में कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। यकीन मानिए दिल्ली से ज़्यादा जो कड़ाई है वो उत्तर प्रदेश में हमें दिख रही है। दिल्ली से ज़्यादा जो सरकार है वो उत्तर प्रदेश की अच्छा काम कर रही है, हरियाणा की अच्छा काम कर रही है। दिल्ली की सरकार जो हमने एक ऐसा प्रतिनिधि चुना था जो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर रहे हैं, अफसोस वो अपने एजुकेशन के हिसाब से हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे मरीज बढ़ रहे हैं। आज मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा रही है, 450 के आसपास मरीज आज बढ़े हैं। नमो नमः। आज 4.5 आप सवाल पूछ सकते हैं हमसे, जो आपके मन में आए हमसे सवाल पूछ सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के और जो हमें जो जिस चीज़ का उपयोग करना चाहिए नेचुरल चीज़ों का, वो मैं आपको बताया हूँ। मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे खुद पे व्यतीत हुई है। जो लोग कहते हैं वो आज कल मैं एक BBC, मैं ये बात क्यों कहने जा रहा हूँ उसको स्पष्ट कर दूँ। कल मैं BBC की न्यूज़ पढ़ रहा था, आप भी पढ़िएगा। BBC ने स्पष्ट लिखा है कि जो हमारे आयुष की गाइडलाइन आई है, वो आयुष की गाइडलाइन को BBC कह रहा है कि यह कहीं से भी इस बात की तरफ इशारा नहीं करती है कि ये शोध के आधार पे हुआ है। BBC कह रहा है, लेकिन BBC ने ये नहीं बताया कि जो यूरोपियन कंट्री, क्योंकि BBC यूरोप कंट्री का प्रतिनिधित्व करता है, तो मैं कह रहा हूँ BBC ने कहीं नहीं बताया कि यूरोपियन कंट्री में कौन सी ऐसी दवा चल रही है जो परीक्षण युक्त है, जो परीक्षण के द्वारा पास की गई है और उससे आज कोरोना का इलाज चल रहा है, जबकि दवाई तो भारत भेज रहा है। आज विश्व के 30 से 40 देशों को, लगभग 30 से 40 में कम बता रहा हूँ, लगभग आधे देशों को जो दवाई है जो कोरोना के इलाज में एक रोकथाम के तौर पर मानी जा रही है, अभी वो भी उसका भी कोई साइंटिफिक नहीं है, तो उसको भारत भेज रहा है। फिर BBC किस आधार पे? मित्रों मैं आपको बताऊं, BBC का आधार केवल यही है कि भारत को विखंडित करना है, भारत के लोगों के दिमाग से उस बात को हटाना है कि हम अपनी परंपरा, अपनी सनातन परंपरा से हट जाएं और उन सब चीज़ों पे अपना विश्वास कम कर दें जिनसे वास्तव में ही हमारा उदय हुआ है। उन पे हमारे विश्वास को कम कराने की जो एक लड़ाई छेड़ रखी है BBC ने, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। मैंने कई बार आवाज़ उठाई कि BBC को भारत में बैन करना चाहिए। BBC की ऐसी कोई भी न्यूज़ देखिए, कोई भी वेबसाइट देखिए, कहीं भी देखिए, भारत के बारे में एक अच्छी बात यदि आप बताते हैं, आप खुद पढ़ के देख सकते हैं, नहीं है, कहीं नहीं है। भारत के जो हमारे प्राचीन विषय हैं, सनातन से जुड़े विषय हैं और हमारे धर्म से जुड़े विषय हैं, हमारे धर्म की जो प्रबलता है, उसके बारे में BBC कहीं कोई उल्लेख नहीं करता। हमें अक्रांता बताता है वो BBC, जबकि स्पष्ट है कि अक्रांता कौन है। इस देश में एक ही वर्ग है, पूरे विश्व में एक ही वर्ग है जो आज के समय में अक्रांता है। एक एग्रेसिव किलर है, एक साइलेंट किलर है। इस्लाम एग्रेसिव किलर है और क्रिश्चियनिटी साइलेंट किलर है, और ये दोनों मिलकर के सनातन का संहारक बनने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन का संहार तो कोई कर ही नहीं सकता। सनातन तो अजेय है, आदिकाल से चल रहा है, अनादिकाल तक चलेगा, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। सनातन किसी से रुकने वाला नहीं है। सनातन की जो, क्योंकि हमारा बेस इतना मजबूत है कि वो इतनी जल्दी किसी के
ख़त्म किए ख़त्म नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि महाराज जी के आशीर्वाद से मैंने अपनी बात रखी है और 37 मिनट हो गया है। मैं यही आप सबसे लास्ट में 5 मिनट का और समय लूँगा। और आप बीबीसी पढ़िए सुनील जी, भाटिया साहब, बीबीसी में लगातार पढ़ता हूँ। देखिए, हमें वामपंथियों ने एक बात सिखाई, मुझे सिखाई है, मैं वामपंथियों को जितना तक देख पाया हूँ कि उन्होंने हमें एक बात सिखाई है कि आप के बारे में जो अनर्गल प्रलाप कर रहा हो, अनर्गल प्रचार कर रहा हो, उस पे आप उसको आप इग्नोर मत मारिए, एग्रेसिवली इग्नोर मारिए, लेकिन साइलेंटली उसका अध्ययन कीजिए तो क्या कह रहा है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, जिस बीबीसी को आज पूरे विश्व का श्रेष्ठ न्यूज़ चैनल कुछ लोग बताते हैं, मैं नहीं मानता। मैं इतना मानता हूं कि बीबीसी का अभ्युदय या उदय ही केवल सनातन को ख़त्म करने के लिए हुआ है। हिंदू जो हमारा धर्म है, सनातन परंपरा है, उसको ख़त्म करने के लिए हुआ है, मेरा ये मानना है। हमारी आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन को यदि कोई गलत बताता है तो बीबीसी है, बताने की कोशिश करता है, उसके शब्दों को पढ़िए, वो बताने की कोशिश करता है। हमारे आज देश के जितने भी अच्छे एंकर हैं, जो लोग सनातन को पुरजोर समर्थन करते हैं और सनातन को पुनः स्थापित करने का विश्व में जो एक समर्थन है उनका, उनके ऊपर किस तरह से आघात हो रहा है। सुधीर चौधरी के ऊपर देखिए, अर्णव गोस्वामी के ऊपर देखिए। और करने वाले भी बाहर के लोग नहीं हैं, करने वाले भी अंदर के लोग हैं। इन्होंने हमारी सनातन, जो कांग्रेस की जो पिछली सरकारें रही हैं, मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सनातन को ख़त्म करने में उन्होंने अपनी एड़ी से चोटी का जोड़ लगाया है, कुछ हद तक नुकसान पहुंचाया भी है। लेकिन अब हम लोग आनंद स्वरूप जी महाराज जैसे हमारे जो अनेक संत हैं, आनंद स्वरूप जी महाराज के नेतृत्व में, जो शंकराचार्य परिषद है, इसके नेतृत्व में हम लोग पुनः जो है इसको रास्ते पर लाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा इसमें कदम से कदम और 100% मेरा योगदान जो है शंकराचार्य परिषद को हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। फिर मैं एक बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। मित्रों, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस कोरोना काल में। एक दूसरे से दूरी बना के रखनी है, अपने घरों में रहना है और खेती और किसानी को इसमें जितना आप अधिक से अधिक बढ़ावा दे सकते हैं, देने का प्रयास कीजिए, किसानों का साथ दीजिए। नाउ वी वर्ल्ड न्यूज़ चैनल प्रमोटेड बाय जी या अविनो, हाँ सर, मैं प्रयास करूंगा, इसको भी देखूंगा मैं। और जी ने तो स्टार्ट ही, जी की तो शुरुआत ही है देश में। अभी भी हमारे एनडीटीवी रवीश कुमार जी जैसे लोग हैं अभी, जो रामायण को भी बेकार बताते हैं। खैर ठीक है, उनकी अपनी विचारधारा है, उनका भी सम्मान है। लेकिन बाहर से आयातित जो हैं, जो बीबीसी है, जो यूरोप से आयातित है, उस पर बैन लगाने की हमें ज़रूरत है। और ये मैं भटक गया। मैं ये कहना चाहता था कि इस समय में हमें जितना भी अपने कृषि उत्पादों को जितना भी बढ़ावा हम लोग दे सकते हैं, बहुत ही सुंदर समय है। किसान जो है घरों की तरफ जा रहे हैं, जिनका माइग्रेशन हो गया था उनका डीमाइग्रेशन हो रहा है, वो अपने वापस जो है जा रहे हैं, घर वापसी की तरफ जा रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं। सरकारों से नम्र निवेदन है कि उनके लिए खेती किसानी की जगह मुहैया कराएं और खेती किसानी की जगह मुहैया कराएं और जो है उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करें। उनके लिए अच्छी खाद, अच्छे सारे भी औजार जो भी हो सकते हैं किसानी में उपयुक्त, उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करें। उनको किसानी के लिए निःशुल्क लोन जो है, निःशुल्क बिना ब्याज के जो लोन है वो उपलब्ध कराने का प्रयास करें, ताकि किसान जो है खेती कर पाए। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में विश्व की बहुत सारी कंपनियां हैं जिस कोरोना के आने के बाद भी, कोरोना के जाने के बाद अपना इन्वेस्टमेंट भारत में करेंगी और उसका भी लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलेगा।
तो महाराज जी के जो किसान परिषद है, हमारी शंकराचार्य किसान परिषद है, उस किसान परिषद को इस समय मेरा एक सुझाव है कि जो भी गांव-गांव से जुड़े हुए किसान हैं या जो फसलों के ऊपर काम कर रहे हैं, वो जो है इस पर जो है उनका वक्तव्य कि क्या उनको चाहिए, उनको कहाँ परेशानी हो रही है, उसको शंकराचार्य किसान परिषद के पेज से लाइव कराया जाए और उनकी परेशानियों को जो है सामने रखा जाए, जिस पे सरकारें जो है निवारण करें। जिसका मैं फिर कहने जा रहा हूँ, लास्ट में 2-3 बातें हैं जिसको मैं कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। हम आज जो है इस बात पे निर्भर हो गए हैं कि जो हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है उसको हम अपनाएं। हम जो भी हमारे औषधीय गुणों के जो पौधे हैं उनको हम लगाएं और उनके द्वारा जो है हम लाभ प्राप्त करने की कोशिश करें। याद रखिए, ये कोरोना इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये बहुत लंबा चलेगा। कल ही मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर से इस पे चर्चा कर रहा था। उनका ये कर्तव्य था कि ये कहाँ ख़त्म होने वाला है। कुछ लोग मरेंगे, कुछ लोग जिएंगे, कुछ लोग बचेंगे और बस यही होगा। इसमें जिसका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक होगा वो बच जाएगा। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम, जिसका शारीरिक क्षमता जो है, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जिसकी उस लायक नहीं होगी, वो उसके बचने की संभावनाएं कम होगी। अब ये समय आ गया है। खेतों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, इसलिए सनातनी परंपरा के अनुसार सनातन किसान कृषि की तरफ जाए, हम लोग कृषि की तरफ उन्मुख हों। उसमें भरपूर सोशल डिस्टेंस, गांव में भरपूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। इसलिए जो हमारी सभ्यता रही है प्राचीन गांव वाली, वही आज की डेट में मान्य है, आज के समय में वही मान्य हो रही है। उसी के ऊपर हमको निर्भर होना है, उसको हमें पुनर्जीवित करना है, ताकि उन खेतों से, उन पौधों से हमें औषधीय गुण प्राप्त हो सके और जिससे हम जो है अपना जीवन यापन भी कर सकें और जो है दूसरों के जीवन को भी बचाने का प्रयास कर सकें। और भी बहुत सारी बातें हैं और महाराज जी हमेशा हम लोगों का जो है दिशा निर्देशन करते रहते हैं, हमसे बात करते रहते हैं, हम लोगों को बताते रहते हैं। मजदूरों को बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। ज़रूर आप सही कह रहे हैं, मजदूर अपना ध्यान खुद रखते हैं। मैं एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताऊं, मजदूर क्या करेगा, जहां मजदूरी होती है वहां के जाके देखा जाए तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग वैसे ही होती है। क्योंकि एक मजदूर यदि काम कर रहा होता है, मजदूर महाराज जी ट्रेन से कट रहा है, ये तो हमारा दुर्भाग्य है। एक मजदूर यदि हमारा ट्रेन से कट रहा है तो हमारा दुर्भाग्य है, हम इसको इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। वर्तमान सरकारों के ऊपर सवालिया पैदा करता है। सरकार मजदूर किसान को लेकर के कभी गंभीर रही होती तो आज हमारे देश की हालत नहीं होती महाराज जी। सरकारों ने, पिछली सरकारों ने, अब जब से हमारे मोदी जी की सरकार है, मजदूर किसान ही इस प्रकृति को बचा सकता है। आज भाजपा बन रहा है, अच्छी, ये थोड़ा दुखद लग रहा है सुनने में, लेकिन यह भी सत्य है महाराज जी कि इस प्रकृति को यदि कोई बचा सकता है तो किसान बचा सकता है। और किसानों को, जी महाराज जी, सरकार शराब बेचने में लगी है, ये तो जितना इस निर्णय की तो जितनी निंदा की जाए महाराज जी, जितनी निंदा की जाए, घर घर निंदा की जाए, उतनी कम है। वो कोई भी सरकार हो। हमसे किसी व्यक्ति ने कहा कि सरकार जो, लेकिन महाराज जी मैं एक बात बताऊंगा, इसमें जो केंद्र की गाइडलाइन है वो सरकार शराब बेचने की नहीं है। उसमें कहीं नहीं जो है अल्कोहल को सेल करने का, शराब को बेचने का ऐसा कहीं कोई निर्णय है ही नहीं महाराज जी। उन्होंने कुछ छूट दी थी, केंद्र सरकार ने कुछ छूट दी थी, जिस पर जो राज्य की सरकारों ने है उसका लाभ उठाया। राज्य की सरकारों ने मंदिर खोलने की बजाय महाराज जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये सवाल मैंने कल एक
एक अच्छे पदाधिकारी जो दिल्ली भाजपा के हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी और कल मैंने उनसे ये बात कही है, महाराज जी मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो मैं इस पर विस्तृत बताऊंगा। महाराज जी, प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा कहाँ जा रहा है, इस पर जरूर ही जो है सूचना निकलनी चाहिए। सरकार से मेरी भी मांग है, प्रधानमंत्री राहत कोष से या प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड से जो भी पैसा जिस भी क्षेत्र में लगाया जा रहा है या जिसको भी दिया जा रहा है उसका नोटिफिकेशन निकलना चाहिए। इस पर शंकराचार्य परिषद आपकी तरफ से एक पत्र जो है सरकार को भेजा जाना चाहिए और उस पत्र के प्रतिरूप के रूप में और भी अनेकों लोग हैं जो अपना अपना पत्र लिख करके सरकार को भेजेंगे कि पीएम, अब सोशल मीडिया का ज़माना है महाराज जी, अब कोई भी चीज़ बच नहीं सकती। मेरे मन में भी ये शंका है, जो पैसा है वो किसके आखिर में कहाँ लग रहा है। जब सारी कंपनियों से सरकार ने अनुरोध किया कि आप सैलरी नहीं काटोगी, मैं अधिकतर कंपनियों को देख रहा हूं जो सैलरी मेरी कंपनी ने अभी तक सैलरी नहीं काटी है। मैं इस बात के लिए बड़ा गर्व और अभिमान कर रहा हूं। नहीं, मुरलीधर जी, किसान ही नहीं करेगा। देखिए क्या होता है, हमारे समाज में एक परंपरा रही है, एक घर का मुखिया होता है, वो आगे बढ़ता है और पीछे से लोग उसका साथ देते हैं। किसान हमारा मुखिया है। मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि किसान जो अन्नदाता है ना, वो हमारा मुखिया है और किसान को ज़रूरत है जिस चीज़ की, उसको मुहैया कराने का जो काम है वो हमारा है, हम जैसे लोगों का है, आप जैसे लोगों का है, महाराज जी जैसे लोगों का है। किसान को हम इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि भैया आप आगे बढ़ो, आप काम करो। नहीं, हमारी कंपनी पैसा बना नहीं रही है महाराज जी। हमारी कंपनी ने निसंदेह इस लॉकडाउन में हमें तनख्वाह दिया है, वो पैसा बना नहीं रहे महाराज जी। उसके भी बहुत सारे काम हैं जो वो कर रही है। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं कर सकता महाराज जी, और ना ही तो ये समय है किसी पे दोषारोपण करने का। प्राइवेट अस्पताल पैसा बनाते हैं, यह एक गलत धारणा है और इसको मैं सिद्ध कर दूंगा। कोई भी प्राइवेट अस्पताल पैसा नहीं बनाता है, क्योंकि प्राइवेट में जो सैलरी है, आज गवर्नमेंट अस्पतालों में जितनी सैलरी दी जाती है महाराज जी, उतनी प्राइवेट में सैलरी नहीं होती है। मैं इस बात का आपको बहुत ही सही उदाहरण के साथ जो है आपको बता सकता हूं। मैं फिर कहा हूं, मैं अपने पेशे से बंधा हुआ हूं, मैं किसी के नाम लेकर के किसी का कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, जो सरकार के, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे हूं और सरकार में बैठे हुए मेरे ही समानांतर पद के किसी व्यक्ति को आप बुलाइए, उसकी जो तनख्वाह है, उसका जो महीने का देय राशि है, न्यूनतम वो है, वेतनमान है, वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। एक जो स्टाफ नर्स की तनख्वाह है प्राइवेट में और जो एक स्टाफ नर्स की तनख्वाह है गवर्नमेंट के अस्पताल में, उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। फिर भी वो लोग नहीं, प्राइवेट अस्पताल लूट के केंद्र बिल्कुल नहीं है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं और ना कभी रहा हूं और ना कभी होऊंगा। रोग पैदा किए जा रहे हैं, आज तक का पूरा रिकॉर्ड है महाराज जी कि कोई भी रोग जो है भारत में पैदा नहीं हुआ है। मैं आज भी नहीं, मैं इस पे खुल के बोल रहा हूँ महाराज जी। हमारे साथ कोई भी बात, एक दिन हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार जो है दिल्ली के एक जो है लुटियन जोन के एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे पास बैठे थे। जब हमारी उनकी बातें होने लगी तो उन्होंने लास्ट में इस बात को माना कि फिर ये भ्रम क्यों फैलाया गया है। मैंने कहा ये भ्रम है जो फैलाया गया है, सरकार के ऊपर दोषारोपण कहीं कोई नहीं कर सकता। एक बात बताइए महाराज जी, मैं एक छोटा सा सवाल उठा रहा हूँ। केंद्रीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो चिकित्सालय हैं, वहाँ पे ऐसी उपलब्धता क्यों नहीं है कि वहाँ पे उनके ही कर्मचारियों को इलाज पूर्णतः मिल जाए। दूसरे अस्पतालों में इलाज के लिए क्यों जाते हैं, निजी अस्पतालों का सहारा क्यों लेते हैं। आर्मी के अस्पताल जिनकी इतनी बात होती है, आज आर्मी के अस्पताल, निजी अस्पतालों, आर्मी के जो कर्मचारी हैं, जो सेना के कर्मचारी हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, वो जो है निजी अस्पतालों से अपनी चिकित्सा कराते हैं।
क्यों कराते हैं? सरकार पे सवाल कोई नहीं उठाता। सरकार को तो चिकित्सा प्रणाली को सबके लिए फ्री कर देना चाहिए, फिर पैसा लगने की बात ही नहीं होती। चिकित्सा, हमारा स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा, फिर हम कार्य कैसे करेंगे? ये बहुत गंभीर विषय है। हमारे स्वास्थ्य पे आज देखिए, इस कोरोना के समय में लाखों रुपए लगा करके आप फूल उड़ा रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? मैं तो इस पे सवाल उठाता हूँ। हमें ज़रूरत है अच्छी व्यवस्था की, वो अच्छी व्यवस्था हमें मिलनी चाहिए। हमें आज के समय में किट की अव्यवस्था है। हमने तो ये सोचा था कि जब चाइना किट उपलब्ध, जब चाइना जो है किट बना रहा है, हमारे देश की आबादी इतनी है कि सरकार इस समय कम से कम सैनिटाइजर, मास्क, किट को लेकर के एक ऐसी गाइडलाइन जारी करेगी जहां हर क्षेत्र में, गांव-गांव में किट बनाने की व्यवस्था की जाएगी, जहां डीआरडीओ और आर्मी के जो लोग हैं, जो इससे प्रशिक्षण प्राप्त लोग हैं, वो जाकर के प्रशिक्षण देंगे। मैंने तो ये उम्मीद लगाई थी, लेकिन मैं तो उम्मीद लगा सकता हूँ। मैं खुल के बोलता हूँ, मैं किसी भी मैटर पे खुल के बोलता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस पर बोलने के लिए बोला कि प्राइवेट अस्पताल लूटते हैं। मैं आपको बिल्कुल, ये नगरा, बलिया, बनारस, गोरखपुर के प्राइवेट अस्पताल लूटते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन महानगरों के जो प्राइवेट अस्पताल हैं, वो तो सरकारों के साथ जो सामंजस्य बिठाना है, उसी में बेचारे परेशान रहते हैं, क्योंकि सरकारें तो एक हाथ से देती हैं, दूसरे हाथ से लेती हैं। उनको टैक्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। और रही बात की सुविधाएं भी तो प्राइवेट अस्पताल दे ही रहे हैं महाराज जी। सरकारी आज महाराज एक छोटी सी बात बताऊंगा। आज जब देश में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, तो ये वेंटिलेटर आज से 10 साल पहले क्यों नहीं बन गए? आज प्राइवेट कंपनी महिंद्रा को वेंटिलेटर बनाने के लिए बोला गया है। प्राइवेट से हम कब तक भागेंगे? प्राइवेट से हम भाग नहीं सकते। हमें डटे रहना अपनी जिम्मेदारियों पे पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम उस पे डटे रहें और सरकार को इस बात के लिए हमेशा विवश करते रहें कि वो जनता के हित का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करे। सरकार, ये वाली सरकार जो है, पिछले 5 सालों से ये कुछ हद तक पहुंची है, अभी 10 से 20%। मैं बहुत ज़्यादा इसको भी नंबर नहीं दे रहा इस मामले में, लेकिन 10 से 20% ये सरकार जनता तक पहुंचने की कोशिश की है। जिस दिन 50% भी सरकारें जनता के करीब पहुंच जाएंगी, उस समय इसमें कोई दो राय नहीं, देश में राम राज्य आ जाएगा। और फिर मैं ये कहना चाहूँगा, लगभग 1 घंटा हो गया मुझे बात करते हुए आपसे। फिर मैं यही कहूँगा, मित्रों, 2-4 बातों पे ध्यान दीजिए। एक दूसरे से दूरी बना के रखिए, एक दूसरे अपने हाथों को बारंबार धोइए। जितनी साफ सफाई घर में, बाहर में, शरीर को लेकर के करनी है, कहीं भी बाहर से घर में आइए तो गर्म पानी करके नहाइए। इन सब बातों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना की लड़ाई बहुत लंबी है, अब इस साल तक चलेगी कोरोना की लड़ाई। मानना है सबका कि देश की 70 से 80% आबादी कोरोना से इन्फेक्टेड होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बचने की संभावनाएं, जो मोर्टालिटी रेट है अभी 3 से 4% का है। यदि अवस्थाएं नहीं पहुंची तो वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गांव के लोग ही इस बात को नहीं समझ रहे हैं महाराज जी। अब मैं जब ऐसा कर रहा हूं, अब अपनी बात को मैं ख़त्म करना चाहता हूं महाराज जी। और नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं जो है दिनकर जी की एक कविता के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूं। परिस्थितियां विकट जरूर हैं, लेकिन हमें उसमें लड़ करके रहना है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। यह समय है कि इस मुश्किल घड़ी में हम अपना रास्ता खोजें, अपने आप को सुरक्षित रखें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी को सादर प्रणाम।